स्कोलोडॉन डॉगफिश एक उपास्थल मछली है। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में स्कोलोडॉन को बीएससी कक्षाओं के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है। छात्र और छात्राओं के अध्ययन में स्कोलोडॉन के अध्ययन की सुविधा हो, इसलिए यह अध्याय हम आपकी सुविधा के लिए रिकॉर्ड कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आपको स्कोलोडॉन के बारे में समझने, इससे संबंधित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने में आसानी रहे। तो आज का हमारा जो विषय है वह स्कोलोडॉन, जिसे कि हम डॉग फिश शार्क भी कहते हैं, जिन्हें हिंदी में हम कुत्ता मछली कहते हैं। स्कोलोडॉन का टॉपिक यदि हम स्टार्ट करें तो ये एक प्रकार की शार्क मछली है। शार्क मछली की विशेषताओं में यदि हम थोड़ा सा मछलियों का इंट्रोडक्शन देख लें। मछलियां मूलतः जल में रहने वाले जलीय जबड़े वाले कशेरुकी जंतु होते हैं। इनमें श्वसन के लिए गिल्स और तैरने के लिए फिन्स पाए जाते हैं। तो मछलियों के जीवन में गिल्स और फिन्स दोनों का बड़ा योगदान है। जितनी भी मछलियां होती है उन सभी मछलियों को हम एक अधिवर्ग, जिसे सुपर क्लास कहते हैं, पाइसीज के अंतर्गत रखते हैं। पीसीज जो है उसमें आने वाली मछलियों की दो श्रेणियां हैं। ये दो श्रेणियां में पहली श्रेणी को अपन कहते हैं कार्टिलेजिनस मछलियां, और दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाली मछलियों को हम कहते हैं ऑस्टिकथिस या बोनी मछलियां। उपास्थल या कार्टिलेजिनस जितनी भी मछलियां होती हैं उन मछलियों को इलास्मोब्रैंक्स भी कहा जाता है, और इन इलास्मोब्रैंक्स के अंतर्गत शार्क्स, रेस, स्केट्स, काइमिरास आदि प्रकार की मछलियां सम्मिलित होती है। भारतीय विश्वविद्यालयों में बात करें या राजस्थान के विश्वविद्यालयों की बात करें तो उन सभी विश्वविद्यालयों में जो है शार्क के उदाहरण के रूप में स्कोलोडॉन को का जो है अध्ययन कराया जाता है। स्कोलोडॉन की जो ये प्रजाति है, यहाँ पर साउथ इंडियन प्रजाति पाई जाती है, उसको स्कोलोडॉन साराकोवा कहते हैं, और इसका वर्णन और अध्ययन प्रस्तुत करने वाली वैज्ञानिक का नाम E.M. थीलियम पिलियम है। इन्होंने सर्वप्रथम 1928 में इंडियन जूलॉजिकल मेमोइर्स प्रस्तुत किया था। उसके अंतर्गत इस पूरी श्रृंखला का यह शार्क फिश का वर्णन किया था। सबसे पहले इस मछली के हम क्लासिफिकेटरी पोजीशन को देखें तो स्कोलोडॉन जो मछली है वो फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। यह नोटोकॉर्ड आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा हो गया। वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में भी ये वे कशेरुकी जंतु होते हैं जिनमें दोनों जबड़े उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका डिवीजन गनेटोस्टोमेटा हो गया। इसकी सुपर क्लास पाइसीज हो गई, लैटिन शब्द है। इसके पश्चात आती है इसकी क्लास चूंकि इसका कंकाल जो होता है वो उपास्थियों का बना होता है, इसलिए कॉन्ड्रिकथिस के अंतर्गत आ गई। कॉन्ड्रिकथिस के अंतर्गत इसमें जो ऑर्डर है वो कहलाता है स्क्वेलिफॉर्मिस या फिर प्लूरोट्रिमेटा। प्लूरोट्रिमेटा सबसे अभिप्राय प्लूरो मिस लेटरल ट्रिमा मिस ओपनिंग, वे मछलियां जिनमें गिल्स लीड्स की जो ओपनिंग होती है वो पार्श्वीय स्थिति में होती है, उनको प्लूरोट्रिमेटा के अंतर्गत रखा जाता है। फैमिली कारकैरिनेडी है, जीनस स्कोलोडॉन है, और जो स्पीशीज हमने बताई है वो है स्कोलोडॉन साराकोवा। अब क्लासिफिकेटरी पोजीशन के बाद में यदि हम इन मछलियों के वितरण की बात करें तो स्कोलोडॉन जो मछली है वह
भारतीय और प्रशांत महासागरों के साथ साथ अटलांटिक महासागरों में व्यापक रूप से पाई जाती है। जो ग्रेस व्हाइट के अनुसार इनकी 9 जातियां हैं, जिनमें से 4 जातियां इंपॉर्टेंट है। इन 4 जातियों में पहली जाति है स्कोलोडोन साराकोवा, दूसरी है स्कोलोडोन पालसोरा, स्कोलोडोन ड्यूमेरिली और स्कोलोडोन वाल्बिहमी। लेकिन जिस स्पीसीज का हम अध्ययन करेंगे या हमारे अध्ययन जिस स्पीसीज पे आधारित है वह स्कोलोडोन साराकोवा है। ये सामान्यतः भारतीय डॉगफिश कहलाती है और भारतीय डॉगफिश होने के साथ ही साउथ में अधिक पाई जाती है। तमिल भाषा में इसको काली शार्क के नाम से भी जाना जाता है। स्वारा मीन्स ए शार्क है, कोवा मीन्स ए ब्लैक यानी काली शार्क। अब बात करते हैं हम इनके हैबिट और हैबिटेट के। स्कोलोडोन की इंडियन डॉगफिश शार्क का डायग्राम हमारे सामने प्रस्तुत है। डायग्राम में ये स्कोलोडोन है, फीमेल प्रजाति दिख रही है। और इसके हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो अधिकतर शार्क मछलियों की बात ही स्कोलोडोन जो होती है समुद्रवासी है, मांस भक्षी है और परभक्षी है। ये केकड़ों, क्रमियों, लोबस्टर्स और अन्य छोटी मछलियों का शिकार करती है। तैरने में ये बहुत द्रुतगामी है, दक्ष होती है। इसमें पाए जाने वाले दांत प्लेकोइड स्केल से प्लेकोइड सल्कों का रूपांतरण होते हैं, उनसे ये शिकार करती है। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है और परिवर्तन जो है प्रत्यक्ष होता है। ये विविपेरस होती है, यानी कि भ्रूण का परिवर्तन माता के गर्भाशय में पाया जाता है। योग से एक इसमें प्लेसेंटा पाया जाता है और पूर्ण विकसित बच्चों को यह जन्म देती है। ये जो चित्र हमारे सामने है वो इंडियन डॉगफिश, भारतीय शार्क, भारतीय कुत्ता शार्क मछली का है। देखिए आप इसको स्ट्रीमलाइंड बॉडी, एक नज़र इस पर डालें तो आगे की ओर इसका ये स्नाउट है, आंख में वर्टिकल प्यूपिल है, हेड है, ये लेटरलाइन सिस्टम है। ये इसके फिन्स हैं जिन्हें हम मीडियन फिन्स कहते हैं। फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल कॉर्डेड फिन। टेल इसकी हिट्रोसल्कर प्रकार की होती है। हिट्रोसल्कर प्रकार की टेल में जो 2 लोब पाए जाते हैं, ये एपिकॉर्डल लोब है, ये हाइपोकॉर्डल लोब है। हाइपोकॉर्डल लोब के पास ही वेंट्रल कॉर्डल फिट है, ये क्लोएगाई की पोजीशन है। और फिर ये इसके पैल्विक फिन्स, ये मीडियन एनल फिन है, पैल्विक फिन है और ये पेक्टोरल फिन है। 1 से 5 जोड़ी जो एक्सटर्नल गिल स्लिट्स है, माउथ है और ये इसका नेरिस है। एक नज़र हमने फीमेल डॉगफिश पर डाल दी है ताकि आगे जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें देंगे। स्कोलोडोन के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे इसके हैबिट और हैबिटेट। हैबिट और हैबिटेट की यदि हम बात करें तो इस मछली की जो पूरी की पूरी बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, जिसे हम फ्यूजिफॉर्म बॉडी कहते हैं। शरीर थोड़ा पार्श्वों से चपटा होता है, इसलिए इसका शरीर गोलाकार नहीं होकर थोड़ा अंडाकार हो गया है, ताकि नौकाएं बोटिंग के समय या स्विमिंग के तैरते समय स्ट्रीमलाइंड बॉडी या फ्यूजिफॉर्म बॉडी होने के कारण इसको न्यूनतम रेसिस्टेंस का सामना करना पड़े। साथ ही इसमें ऊर्जा का जो उपयोग होता है, तैरने के समय जितनी एनर्जी लगनी चाहिए, जितनी ऊर्जा लगनी चाहिए, उस ऊर्जा का उपभोग यानी कम करने के लिए भी इसके शरीर इस प्रकार से रूपांतरित होता है। पूर्ण रूप से वृद्धि प्राप्त जो स्कोलोडोन होती है उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है। पृष्ठ तल पर इनका शरीर गहरा स्लेटी रंग का और प्रतिपृष्ठ तल पर हल्का पीलापन लिए हुए होता है। इस जाति का अर्थ है काली शार्क। विशेष प्रकार के छद्मावरण के
रूप में भी ये जानी जाती है। छद्मावरण के उपस्थिति के कारण ये जंतु अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करता है। पहला टॉपिक हमारा हैबिट और हैबिटेट कंप्लीट हो जाने के पश्चात अब हम बात करते हैं इसकी शरीर के भागों के बारे में। साइज और शेप और कलर की हमने बात कर ली है। बॉडी पार्ट्स की यदि हम बात करें तो इसका जो शरीर है वह 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, धड़ और पूंछ। गरिवा इन जंतुओं में नहीं पाई जाती। सिर जो होता है सीधा का सीधा धड़ से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए गर्दन का अभाव होता है और धड़ के कुछ पीछे की ओर पूंछ होती है। सिर जो होता है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है, पृष्ठाधरीय चपटा होता है और अग्रछुर पर नुकीले स्नाउट या रोस्टम के रूप में बढ़ा हुआ होता है। यह इसका सिर है, यह सिर वाला पोर्शन जो आगे स्नाउट के रूप में बढ़ा हुआ, यह डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड। आगे वाला भाग जो है सिर का आगे बढ़ जाता है, जो भाग स्नाउट या रोस्टम कहलाता है। धड़ अनुप्रस्थ काट में यदि हम देखें तो अंडाकार होता है, लेकिन इस अंडाकार धड़ का जो डायमीटर आगे से पीछे की ओर यह पतला होता जाता है। पूंछ पीछे की ओर स्थित होती है फर्स्ट भाग में और थोड़ी सी ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है, जिस पर फेंस के दोनों जो लोब्स है, जिन्हें एपिकोर्डल लोब्स और हाइपोकोर्डल लोब्स कहते हैं, लगे हुए होते हैं। इसी कारण इसकी जो पूंछ है दोनों पालियों की असममितता के कारण हेट्रोसर्कल टेल या विषम पालित पूंछ कहलाती है। मछली की स्किन पर यदि हम आगे से पीछे की ओर उंगली घुमाएं तो चिकनी लगती है, लेकिन पीछे से वापस आगे की ओर घुमाएं तो थोड़ी खुरदरी लगती है। इसका रीजन इसकी स्किन पर सल्कों का पाया जाना है। स्कोलिडॉन में प्लेकोइड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। प्लेकोइड प्रकार के सल्क आगे से पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, इसीलिए आगे से पीछे घुमाने पर चिकनी और पीछे से आगे घुमाने पर खुरदरी लगती है। तीसरा टॉपिक जो आता है इसके बाद हमारे पास बॉडी पार्ट्स के बाद हमारे पास फिन्स आ जाता है। फिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मीडियन फिन्स और दूसरे होते हैं पेयर्ड फिन्स। वापस यदि हम डायग्राम को देखें तो हमारे पास कौन कौन से वे फिन्स हैं जो मीडियन फिन्स के अंतर्गत आते हैं और वे कौन से फिन्स हैं जो पेयर्ड फिन्स के अंतर्गत आते हैं। तो पेयर्ड मीन्स होता है जोड़ी बनाना। तो जोड़ी बनाने वाले जो फिन्स होते हैं उसमें 2 जोड़ी उन फिन्स की होती है। ये 2 जोड़ी फिन्स की होती है, एक तो होता है पहला आगे की ओर पेक्टोरल फिन्स और जो पीछे की ओर होता है वो पेल्विक फिन्स। वेंट्रल पोजीशन में होता है ये। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स दोनों को हम पेयर्ड फिन्स कहते हैं। जो मीडियन फिन्स कहलाते हैं वे सारे के सारे फिन्स एकल होते हैं। इसमें आने वाले मीडियन फिन्स हैं डोर्सल फिन एक जोड़ी, एक एंटीरियर डोर्सल फिन फर्स्ट डोर्सल फिन, पोस्टीरियर सेकंड डोर्सल फिन, फिर आ जाएगा इसका हेट्रोसर्कल टेल का कॉडल फिन। कॉडल फिन के बाद में आ जाएगा इसका मीडियन एनल और वेंट्रल फिन। ये जो फिन्स होते हैं वो मीडियन फिन्स के अंतर्गत आते हैं। सारे के सारे जो फिन्स हैं यहाँ पर डायग्राम में आप देखें तो ये देखिए सारे के सारे जो फिन्स हैं जो फिन्स रेज के द्वारा अवलंबित होते हैं, फिन्स रेज के द्वारा सपोर्टेड होते हैं। अब जब हमने फिन्स की बात करती है एकांकी और पेयर और लेटल दोनों ही फिन्स आपको बता दिए, तो वापस हम थोड़ा सा जो मीडियन फिन्स है उनकी 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। मीडियन फिन्स में 2 डोर्सल यानी मध्यवर्ती पृष्ठीय फिन आते हैं, एक पुच्छीय फिन आता है और एक वेंट्रल या कॉडल फिन आता है, जिसे हम फर्स्ट डोर्सल फिन कहते हैं। ये रहा फर्स्ट डोर्सल फिन। आकार में कैसा है, इधर से यूं गया, ये ऐसे आया तो ये त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुज के आकार का फर्स्ट डोर्सल फिन होता है। ये अपेक्षाकृत बड़ा होता है। शरीर का जो बिल्कुल मध्य भाग है उससे कुछ
थोड़ा आगे स्थित होता है, मध्य भाग के ऊपर यह स्थित होता है। सेकंड जो डोर्सल फिन है वो भी त्रिभुजाकार है लेकिन आकार में छोटा होता है। जहां से फिश बेंट हो रही है पूंछ के लिए, उस वाले पोर्शन में सेकंड डोर्सल फिन पाया जाता है। फिर तीसरा फिन हमारे पास आ जाता है जो कॉडल फिन कहलाता है। कॉडल फिन जो होता है वो असमान आकार का होता है और पूंछ का जो सीमांतीय छोर है उस सीमांतीय छोर को कवर किए हुए रहता है। कॉडल फिन के दो भाग होते हैं। कॉडल फिन का वह भाग जो पूंछ के ऊपर वाले पोर्शन को घेरे रखता है उसे एपिकॉडल लोब कहते हैं और नीचे वाले भाग को हाइपोकॉडल लोब कहा जाता है। दो पालियां हो गई कॉडल लोब फिन की, दोनों असमान प्रकार के हैं, इसलिए इसकी पूंछ की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वह हेटेरोसर्कल प्रकार की पूंछ हो गई। अब इसके बाद हम इसी में बात कर रहा है, बता रहे कि हमारे जो एपिकॉडल लोब है और जो हाइपोकॉडल लोब है उन दोनों के बीच में पृथक करने वाली एक खांच पाई जाती है और जहीं हाइपोकॉडल लोब खत्म होता है वहां पर वेंट्रल कॉडल फिट पाई जाती है। उससे थोड़ी सी आगे क्लोएका की पोजीशन होती है। यहां पर जो फिन होता है ये मीडियन, एनल और वेंट्रल फिन कहलाता है। ये भी त्रिभुज के आकार का होता है किंतु वेंट्रल पोजीशन पर लगा हुआ होता है। इसका जो बेसल भाग है वो बेसल लोब कहलाता है। ये तो बात हुई मीडियन फिन्स की। अब बात आती है हमारे पास वापस जो पेयर्ड फिन्स हैं उनको हम लेते हैं। पेयर्ड फिन्स में हमारे पास है पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन। पेक्टोरल फिन्स जो होते हैं वो अगले वेंट्रल पोजीशन में, अगले अधर पासर पोजीशन में लगे हुए एक जोड़ी त्रिभुज के आकार के फिन्स जो होते हैं वो पेक्टोरल फिन्स कहलाते हैं। ये फिन्स इसके पिछली एक जोड़ी फिन जो है वेंट्रल पोजीशन में जिन्हें हम पेल्विक फिन्स कहते हैं उनकी अपेक्षा आकार में बड़े होते हैं और तैरने की प्रक्रिया में अत्यधिक रूप से ये सहायक होते हैं। अब बात आती है कि ये जो पेल्विक फिन्स होती हैं जब स्कोलोडॉन परिपक्व हो जाती है और जनन की प्रक्रिया में भाग लेती है तो नर जो स्कोलोडॉन होती है उसमें पेल्विक फिन्स एक विशेष संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं जिन्हें हम क्लैस्पर्स कहते हैं। क्लैस्पर्स इंट्रोमिटेंट ऑर्गन का कार्य करते हैं जो स्पर्म को मेल से फीमेल में हस्तांतरण करने का कार्य करते हैं। क्लैस्पर्स ही मैथुन के समय में प्रयुक्त होने वाले अंगक हैं। अब बात आती है इसके बाद हमारे पास फिन्स देख लिए तो चौथे भाग के रूप में हमारे पास आती है आंखें या आइस। यदि हम एक आंख स्कोलोडॉन की आंख को देखें तो उस पर हमारी तरह ऊपरी और निचली पलकें जो होती है गतिशील नहीं होती है। आउटर, अपर और लोअर आईलिड दिखाई गई है। आंख में जो प्यूपिल होती है हमारी गोल प्यूपिल है, लेकिन स्कोलोडॉन में जो प्यूपिल पाई जाती है वो वर्टिकल है। वर्टिकल प्यूपिल की एंट्रोवेंट्रल पोजीशन पर निकिटिटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। यह इसकी खास विशेषता है। अब इस आंख को देख लेने के पश्चात हम आ जाते हैं बॉडी अपर्चर पर। स्कोलोडॉन के शरीर पर कौन कौन से छिद्र पाए जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि 7 प्रकार के जो छिद्र हैं वो स्कोलोडॉन की बॉडी पे पाए जाते हैं। पहला है माउथ, दूसरा नेयर्स और नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, क्लोएका अपर्चर, कॉडल फीट्स, लेटरल लाइन पोर्स और एम्पुलरी पोर्स। ये 7 है। इन्हीं को यदि हम डायग्राम में देखें तो ये हमारी स्कोलोडॉन फेस है, ये माउथ वेंट्रल पोजीशन पे, फिर नोस्ट्रिल, ये एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी के अपर्चर से होंगे, लेटरल लाइन सिस्टम के अपर्चर 1, 2, 3, 4 हो गया, फिर
क्लोएका, 5 एब्डोमिनल पोर्स, क्लोएकल अपर्चर्स, फिर कॉडल पीट्स के अपर्चर, ये कुल मिलाकर के माउथ, नेयर्स, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, क्लोएका का अपर्चर, कॉडल पीट्स के अपर्चर, लेटरल लाइन्स के पोर्स और एम्पुलरी पोर्स, ये कुल मिलाकर के 7 छिद्र इसमें पाए जाते हैं। अब इन छिद्रों की फिर हम डिटेल से बात करें तो एक एक छिद्र को यदि हम लेते हैं, मुख जो होता है वो वेंट्रल पोजीशन पे है। मुख क्रिसेंटिक चंद्रमा के आकार का होता है, अगले और पिछले जबड़े के द्वारा घेरा हुआ होता है। मुख में दांत जो होते हैं वो प्लेकोइड सल का रूपांतरित होते हैं। ठीक है, इन दांतों की 1 या 2 पंक्तियां इसमें पाई जाती है। ये शिकार को पकड़ने के लिए और फाड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले दांत हैं। दूसरा छिद्र इसमें आता है नोस्ट्रिल्स या नेरिस, जिसे हम कहेंगे। ये दूसरा छिद्र यानी नेरिस। यहाँ पे नेरिस जो होता है उसमें इसका ओलिफेटरी सैक पाया जाता है। ये अर्धचंद्राकार है, बाहर की ओर खुलता है और मुख गुहा का नासा छिद्रों की अनुपस्थिति में मुख गुहा से संपर्क न होने के कारण ये नोस्ट्रिल्स जो होते हैं सेंसरी ऑर्गन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिस तरह से हमारा नाक श्वास की क्रिया के लिए प्रयुक्त होता है, उस तरह से ये श्वास या श्वसन की प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। अब तीसरी एक जो छिद्र में उसमें भी छोड़ गया था, वेरी कॉमन छिद्र है जिन्हें हम कहें इनके पासर, जिसके कारण ही इसका ऑर्डर बना है। उस ऑर्डर को हम प्लूरोट्रीमेटा कहते हैं, क्योंकि इसकी जो ट्रीमा है, ट्रिंगम इस ओपनिंग्स 1 to 5 एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के जो छिद्र है पासर स्थिति में खुलते हैं। इसलिए गिल स्लिट्स के 5 जोड़ी अपर्चर इसमें ये पाए जाते हैं। अब जो गिल स्लिट्स होते हैं वो तिरछे होते हैं, उध्रीय हैं और श्रृंखला में स्थित है। अंदर की ओर गिल पाउचेस में खुलते हैं और अंदर चल करके फेरिंजियल कैविटी में ये खुल जाते हैं। फिर बात आती है क्लोएकल अपर्चर की। ये इसका क्लोएका है, ये क्लोएकल अपर्चर है। यहाँ पर क्लोएका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कॉमन ओपनिंग होती है, यानी यूरिनोजेनिटल और डाइजेस्टिव सिस्टम को सामूहिक रूप से बाहर निर्गम करने वाला एक कॉमन एग्जिट होता है। इसी गुदा के निकट की ओर एक सक्वाकार या कोन पाया जाता है और इस कोन पर यूरिनरी पेपिला, इसको ये कोन, ये क्लोएका में ये कोन है और इसमें यूरिनोजेनिटल अपर्चर खुलता है और इसके अलावा 2 कोन और है जिन पर 2 एब्डोमिनल पोर्स खुलते हैं। एब्डोमिनल पोर्स की यदि हम बात करें इसके बाद में, तो अवस्कर के दोनों जो पासर हुई है पोस्टीरियर एंड है उस पर 2 पेपिला पाए जाते हैं, उस पर एब्डोमिनल पोर्स होते हैं जो अंदर की ओर एब्डोमिनल कैविटी में खुलते हैं या इन छिद्रों के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी बाहर की ओर खुलती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉडल पीट्स वाला अपर्चर। इस डायग्राम में कॉडल पीट्स नहीं है, तो इस कॉडल पीट्स को हम यहाँ से देख सकते हैं। वेंट्रल कॉडल पीट की ओपनिंग ये वाली है। वेंट्रल कॉडल पीट की जो ओपनिंग होती है, पूंछ जो होती है, पूंछ पंख उसके आधार पर स्थित होती है। ये अधरीय उतला गर्त पाया जाता है, इसे कॉडल पिट कहते हैं। ये इसका पाया जाना स्कोलोडोन की विशिष्टता है। इसके बाद में लेटरल लाइन्स एंड पोर्स। ये पूरी की पूरी जो लेटरल लाइन सिस्टम है, इस लेटरल लाइन सिस्टम पर अनेक पोर्स उपस्थित होते हैं, इनको लेटरल लाइन पोर्स कहा जाता है। ये लेटरल लाइन पोर्स जो होते हैं सेंसरी होते हैं। लेटरल लाइन के नाल में इसकी स्थिति जो जंतु की होती है उसको अंकित करने के लिए पाए जाते हैं और छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा बाहर खोलते हैं। इसके बाद आता है एम्पुलरी पोर्स। एम्पुलरी पोर्स जो है इसके स्नाउट पर उपस्थित होते हैं।
एम्पुला ऑफ लोरेंजीनी जिन्हें कहते हैं, उनके ये अपर्चर्स होते हैं, ये समूह के रूप में खुलते हैं। यदि इनको अपन इसके स्नाउट को दबाएं तो एम्पुला ऑफ लोरेंजीनी की सेल्स के द्वारा स्त्रावित जो श्लेष्मा है वो श्लेष्मा इन छिद्रों के द्वारा बाहर की ओर निकलती है। इस प्रकार हमारी स्कोलेडोन की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के फीचर्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए। हमने इसका साइज देख लिया, शेप देख लिया, कलर्स देख लिया, बॉडी पार्ट्स देख लिए, बॉडी के अपर्चर्स देख लिए, और बॉडी पार्ट्स के बाद में अपर्चर्स देख लिए हमने, आइज देख लिए। तो इस प्रकार हमारे स्कोलेडोन का जो है बाह्य आकार की है जो वो कंप्लीट होती है। इसी के साथ थोड़ा टाइम बचा है तो हम आगे वाला एक पोर्शन और ले सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्किन ऑफ द स्कोलेडोन। यदि हम स्कोलेडोन की स्किन का जब अध्ययन करेंगे तो हम कहते हैं कि त्वचा बहुत चिमड़ आवरण जो इसके शरीर पर पाया जाता है, जैसे त्वचा या अध्यावरण कहते हैं। सभी कशेरुकियों की भांति ये त्वचा भी दो स्तरों की बनी हुई होती है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। ये ऊपर की ओर की संरचना जो होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है, और ये नीचे वाली संरचना जो है डर्मिस कहलाती है। त्वचा को उदग्र काट को अध्ययन की दृष्टि से एपिडर्मिस और डर्मिस दो भागों में हम विभाजित करते हैं। जब हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एपिडर्मिस में स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की एक परत पाई जाती है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगी हुई होती है। इसे हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की जो आयताकार या कॉलमनर सेल्स है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की, वो सारी की सारी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगी हुई होती है। स्ट्रेटम जर्मिनेटम ही वह परत है जो इन सेल्स को उत्पन्न करता है, और ज्यों-ज्यों स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के ऊपर की ओर जो परतें हैं उसकी ओर सेल्स अग्रसर होती है तो आकार में चपटी होती जाती है। इस प्रकार ये कोशिका आगे चल करके कॉलमनर या पॉलीहाइड्रल बन जाती है, और जो जो बाहर की तरफ बढ़ेगी त्यों त्यों इन सेल्स का केराटिनाइजेशन होता है, और केराटिनाइजेशन होने के कारण यह कठोर होती चल जाती है। साथ ही अधिचर्म में पाई जाने वाली कुछ कोशिकाएं जो होती है वो ग्रंथिल कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। ये ग्रंथिल कोशिका है, ये म्यूकस सेल्स में रूपांतरित हो गई। तो ये बड़ी सेल्स, ये कुछ कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं में रूपांतरित हो करके श्लेष्मा का स्त्रावन करते रहती है। ये श्लेष्मा इन मछलियों के लुब्रिकेशन में सहायक होता है। दूसरी परत की यदि हम बात करें तो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली जो परत है उसको हम डर्मिस कहते हैं। डर्मिस जो होती है वो संयोजी ऊतक के तंतुओं की बनी हुई होती है। संयोजी ऊतक के तंतुओं की व्यवस्था इसमें दो प्रकार की होती है, जो ढीले व्यवस्थित तंतु होते हैं वह, और सघन रूप से व्यवस्थित तंतु। इन ढीले और सघन रूप से व्यवस्थित तंतुओं के आधार पर डर्मिस के दो स्तर हो गए, और इन दो स्तरों को हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और स्ट्रेटम लैक्सम। जो स्ट्रेटम लैक्सम होता है वो ऊपरी है, ऊपरी वाला भाग स्ट्रेटम लैक्सम में जो ढीले व्यवस्थित संयोजी ऊतकों का बना होता है। स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम में जो तंतु होते हैं तो सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। स्ट्रेटम लैक्सम जो कि एपिडर्मिस को टच किए हुए रहता है, वहां पर विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिन्हें हम पिगमेंट सेल्स कहते हैं या मेलानिन स्रावित सेल्स, क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। इस क्रोमेटोफोर्स की उपस्थिति के कारण ही इन जंतुओं की त्वचा का विशिष्ट रंग होता है। अब बात आती है इस त्वचा के क्या क्या कार्य हैं। त्वचा के यदि हम कार्य देखें, यहाँ एक थोड़ी सी बात मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि डर्मिस में लूज कनेक्टिव टिश्यू, कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू, वर्टिकल फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, क्रोमेटोफोर्स। उसके पश्चात ये जो पेपिला है इसका हम आगे जो प्लेकोइड स्केल है उनकी उत्पत्ति में अध्ययन करेंगे। प्लेकोइड स्केल्स की रोम्बोइडल प्लेट्स इसमें धसी हुई होती है स्किन में नीचे की ओर, और ट्राइडेंट प्लेट बाहर की ओर निकली हुई होती है। ये इस प्लेकोइड स्केल की संरचना को समझने के लिए भी हमें इसी डायग्राम का पुनः उपयोग करना पड़ेगा, और ये रोम्बोइडल प्लेट्स के शार्पेज फाइबर के द्वारा इसमें जुड़ी हुई होती है। ये स्किन का वीएस है। तो स्किन को अध्ययन की दृष्टि से हमने दो भागों में डिवाइड करा। एपिडर्मिस जो का मुख्य भाग स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है जो दूसरी परतों की उत्पत्ति करता है, और
सेल्स जो है केरेटिनाइज होती जाती है और बाहर की ओर बढ़ती जाती है फ्लैटन। डर्मिस में दो परतें हैं, स्ट्रेटम लैक्सम और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। अब आती हैं स्किन के जो फंक्शंस के। सबसे पहला कार्य तो ये है, इस जंतु के शरीर का आवरण बनाने का कार्य करती है। दूसरा कार्य है इसका, ये जो इसमें एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं ग्लैंड सेल्स या म्यूकस सेल्स में रूपांतरित हो जाती है और ये म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। इस श्लेष्मा के कारण पूरी की पूरी सतह चिकनी रहती है। सतह चिकनी रहने के इसको 3 फायदे हैं। पहला, प्रीडेटर से बच जाती है, चिकनी होने के कारण छूट जाएगी। दूसरा, तैरने के समय जितना घर्षण होता है उस घर्षण को कम हो जाता है, जिससे तैरने में आसानी हो जाती है। और तीसरा जो खास बात है, बैक्टीरिया का जो पेनिट्रेंस है या एंट्रेंस ऑफ द बैक्टीरिया इनसाइड द बॉडी इज प्रिवेंटेड बाय दिस बॉडी कवरिंग, यानी इसके शरीर के इस आवरण के द्वारा इसके शरीर में प्रविष्ट होने वाले जीवाणुओं को रोक दिया जाता है। तीसरा, छद्मावरण का कार्य करती है, जिससे शत्रुओं से सुरक्षा हो जाती है। चौथा, जो स्किन रिसेप्टर्स हैं वो जिस एनवायरमेंट में होने वाले परिवर्तनों से इसको अवगत कराती है। ये टोटल 4 कार्य इसके स्किन के हैं। आज का हमारा टॉपिक इस प्रकार कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। आशा है ये टॉपिक आपके लिए उपयोगी रहेगा।